चाहिए। इसलिए अगर बजरंग दल बजरंग बली के प्रतीक हैं, जो बजरंग पूनिया बैठे हुए हैं 9 दिन से जंतर मंतर पे, वो पहलवान जिसने देश की सम्मान किया, उसका नाम क्या है? बजरंग। अगर बजरंग पूनिया को खाना पीना सोने से वंचित किया जा रहा है तो यह बजरंग दल का, भगवान बजरंग बली का अपमान कैसे नहीं है? देखिए, वास्तविकता में यह देश को समझना पड़ेगा। अतिवादी कोई हो, किसी धर्म का हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई हो, हम उसको सहन नहीं करेंगे। इस देश में केवल वो चैन से रह पाएगा जो आपसी सद्भाव और समभाव की बात करेगा। अगर बजरंग दल मस्जिदों के सामने जाके कट्टा लहराता है, अगर वो गौरक्षकों के नाम पर बिल्कुल गरीब लोगों को, दुबले पतले लोगों को भीड़ पकड़कर पीट देती है, अगर वो बिल्किस बानो को रेप कर देती है, हम उसका विरोध करेंगे। और वास्तविकता में मैं शिक्षक हूं, देखिए राजीव जी, मैं बिल्कुल गुरु हूं, शिक्षक हूं। अपने बच्चों के, अपने युवा शिष्यों के दुख से मैं दुखी रहता हूं। वो मेरे बच्चों से बढ़कर हैं, क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया है, और जब मैं उनको दुख में देखता हूं तो मैं दुखी होता हूं। ये जो भारतवर्ष की दुर्दशा हो रही है, बजरंग दल को बजरंग पूनिया से कंपेयर करके देख लेंगे। बजरंग दल ने देश की कितनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, कहां का मेडल जीते हैं बजरंग पूनिया ने। अगर बजरंग बली का सही में जो शक्ति का प्रतीक है बजरंग बली, बजरंग पूनिया है, यह बजरंग दल नहीं है। बजरंग दल जो है केवल हिंदू धर्म पे एक धब्बा है, जो कि मेरे जैसे सनातनियों के और हिंदुओं का अपमान करता है, और इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं। राज जी, विरोध क्यों, और उसमें भी बजरंग दल की बात कह रहे हैं, और बजरंग पुनिया, तो बजरंग नाम के जो थोड़ी देर पहले मैं भी कह रहा था कि चाहे कम नाम हो, स्वामी जी आपका तो टाइटल ही स्वामी है, सरनेम, और आपको लोग बिल्कुल ये सोच ले कि आप भी जाकर के वहां कहीं गुफा में उसी ढंग से धुनी रमाएंगे, चारों तरफ कैमरे भी रखेंगे, तो ऐसे भी आप स्वामी ना वैसे रहेंगे ना ऐसे रहेंगे। तो बात यहाँ नाम से नहीं है, बात कर्मों से है, और कर्म कौन क्या कर रहा है उसकी चीर-फाड़ हम कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात कि क्या एक नाम से, किसी का नाम कुछ भी है, उससे आप भगवान के नाम को जोड़ दोगे और फिर रोना रोओगे, और फिर उसको चुनाव में लेके आना चाहोगे। तो बहुत कुछ है। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, किस रूप में आप देखते हैं इस पूरे मसले को? हालांकि ये बहुत ही, कहूं तो ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है हम जैसे लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान भटकाते हैं, और इसलिए भी इसको क्लियर करना भी जरूरी होता है। आपके नजरिए से जो कुछ चल रहा है, और उसमें प्रोफेसर रविकांत जी, उसमें ध्रुवीकरण की राजनीति, और उस राजनीति में कितना सफल होती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी? देखिए राजीव जी, कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सफल हुई थी, और वो आज से नहीं, 2004 से ही आप शुरू करेंगे तो लोकसभा में उसे कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सीटें मिलती रही है। और उसका जो खास करके दक्षिणी हिस्सा है कर्नाटक का, और थोड़ा सा मध्य हिस्सा, उसमें पोलराइजेशन की गुंजाइश रहती है। और यही वजह है कि पिछले 1 साल से, जब से कर्नाटक का चुनाव नजदीक आ रहा था, 2-3 मुद्दे बहुत तेजी से उभर करके सामने आते हैं। एक तो टीपू सुल्तान का मुद्दा आया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से टीपू सुल्तान को केवल मुस्लिम के साथ जोड़ा, जबकि जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, वो सिर्फ प्रोफेसर स्वामी जी जैसे लोग नहीं, उन नौजवानों ने भी जो आपके अभी आसपास हैं, वो भी जानते हैं कि टीपू सुल्तान वो पहला व्यक्ति है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए रणभूमि में मारा गया। उसने फ्रांस के साथ जो तालमेल बनाया था, वो वहां से स्वतंत्रता की चेतना लेकर के आता है। असली अगर आप कहें कि राष्ट्रभक्त उस दौर में जो रण क्षेत्र में मारा गया वो टीपू सुल्तान, तो वो भी नहीं चला। फिर बीच में वो नकाब वाला इशू आया, उसको बहुत लंबे समय तक घसीटा गया। और घसीटने वाला कौन था? वो जो नोएडा में जो मीडिया है, वो तस्वीरें यहां से चलती हैं और उसका असर उत्तर भारत पर डालने की कोशिश होती है। लेकिन आज के कर्नाटक में मुझे लगता है
नकाब वाला भी मुद्दा, हिजाब वाला भी मुद्दा वो वहां बीजेपी नहीं चला पाई, और वो भी कहीं ना कहीं वो पृष्ठभूमि में चला गया। ये नया मुद्दा पकड़ा है बीजेपी ने कि अगर कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है पीएफआई की तरह है, बजरंग दल को भी बैन किया जाएगा। और बजरंग दल क्या है? बजरंग दल पे तो पहले भी बैन लग चुका है। पीवी नरसिंह राव सरकार ने बजरंग दल पर बैन लगाया था, और बजरंग दल के साथ जिन 5 संगठनों पर बैन लगाया था उसमें 2 मुस्लिम संगठन थे, 3 हिंदू संगठन थे। तो ये तब से लेकर के अब तक एक आतंक का पर्याय है। ये छोटा सांड है जो अपने आप को बजरंगी कहते हैं, जो कहीं भी दलितों को पीट सकते हैं गोरक्षा के नाम पर, या स्त्रियों को प्रेम करने के नाम पर पीटते हैं, तो वो अपने घरों की लड़कियों को उनके घर में तक ही सीमित करना चाहते हैं। और थोड़ा और अगर जाएं तो मोहन भागवत जी ने क्या कहा था कि अगर पत्नी पति की सेवा नहीं करती है तो उसको बाहर धकेल दिया जाए। तो आप स्त्रियों को उसी मनुस्मृति के अनुसार चलाना चाहते हैं, हिंदू धर्म की स्त्रियों को। ये 14 फरवरी को जो करते हैं लाठी लेकर के सरेआम खड़े होते हैं, इनको संविधान की कोई फिक्र नहीं है, इनको कानून की कोई फिक्र नहीं है, ये बेलगाम है। और इसीलिए अगर आज ये कांग्रेस पार्टी कह रही है तो निश्चित रूप से ये बहुत बुनियादी मुद्दा होगा, लेकिन बीजेपी उसका ध्रुवीकरण करके जो वोट हासिल करना चाहती है, मुझे लगता है कि अगर दक्षिणी कर्नाटक में उसका थोड़ा असर हो जाए तो हो सकता है, क्योंकि वो लव जिहाद वाला भी वहां चलता रहा, जबकि उसकी सामाजिक परिस्थितियां कुछ उलट हैं। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, एक लंबा विषय है। वहां सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच शादियां होती रही, लेकिन उन शादियों को भी लव जिहाद का नाम दे करके, और यही बजरंगी खड़े होते थे उन लड़कियों को कभी धमका करके थाने तक ले जाना, कभी उनके साथ मारपीट करना। तो ये बजरंग दल की सियासत पूरी रही है, जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हेल्प करती है। लेकिन कर्नाटक में मुझे लगता है कि वो ध्रुवीकरण नहीं चल पा रहा। और इसका जो कांग्रेस पार्टी संदेश देना चाहती है कि ये सिर्फ किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये अपने धर्म की स्त्रियों के खिलाफ है, ये दलितों के खिलाफ है। कभी बजरंग दल को आपने सुना है कि वो दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया हो? कभी आपने सुना है कि पूरे कोरोना काल में जहां पर मेडिकल की दुकानें हजारों रुपए महंगा दवाई दे रही थी, बजरंग दल के लोग वहां डंडा लेकर के गए हो, करे साहब आप क्यों कर रहे हैं, हिंदू तो मर रहे हैं इस तरह से और आप उनको इतनी महंगा दवा दे रहे हैं? आरएसएस के लोगों को आपने देखा? कभी देखा कि कोरोना काल में जो लोग मर रहे थे उनके लिए ऑक्सीजन इन्होंने दी हो, अपने घर इन्होंने खोले हो? कभी देखा आपने? उसी में जब मजदूरों पर लाठियां पड़ रही थी तो क्या ये बचाने आए थे मजदूरों को? जो लाखों मजदूर बेघर हुए इस सरकार की वजह से, पैदल चल रहे थे, पैर लहूलुहान थे, उनके बच्चे मर रहे थे, बजरंग दल का कोई आया लठे? तो ये जो स्वयंभू ठेकेदार है धर्म और संस्कृति के नाम पर जो हत्याएं करते हैं, जो आतंक पैदा करते हैं और वसूली करते हैं, ये भी आरोप है बजरंग दल पर कि गोरक्षा के नाम पर वो वसूली करते हैं। और इस तरह की कई घटनाएं आई है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा उठा करके उन दलितों के भीतर भी ये चेतना पैदा करती है, उन पिछड़ों के भीतर भी, कि ये असल में क्या करना चाहते हैं, और महिलाओं के भीतर भी जो असुरक्षित महसूस करती है बाहर निकलने में कि बजरंगी कहीं ना खड़े हो, तो वो मुद्दा भले ही दक्षिण कर्नाटक में चल जाए, लेकिन इसका दूरगामी असर होने जा रहा है। और जो उत्तर भारत समझ रहे हैं कि उत्तर भारत में हम ध्रुवीकरण करेंगे, ये ध्रुवीकरण की सियासत अब नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा अगर किसी ने उसका उठाया है नुकसान, तो वो दलित है और पिछड़ा है और महिलाएं हैं। आपने अल्पसंख्यकों को तो लाठी से हाँक ही दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा आपने छलनी किया है इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को। और आज भी सबसे ज्यादा बाबा साहब अंबेडकर के सिपाही उस संविधान की रक्षा करने के लिए इस देश के सारे दलित, आदिवासी और पिछड़े वो लामबंद है, खड़े हुए हैं कि अगर हमको अपना बलिदान भी देना पड़ेगा तो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। और यही कर्नाटक की जनता जो 17.5% दलित है, वो जवाब देगा भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी की ये सियासत को कि वहां ध्रुवीकरण नहीं चलेगा।
ध्रुवीकरण की राजनीति और उसमें कहाँ क्या कुछ हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी में सफल हो पा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं, क्या यहाँ की जनता इस बात को समझ पा रही है? क्या उस पर और क्या जनता फिर से बीजेपी को जीत दिलाएगी? मेरा